दोस्तों, क्या आपको पता है कि दो ऐसे देश हैं जिनके बीच आज भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इन दोनों देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं की है। हम बात कर रहे हैं जापान और रशिया की। यूक्रेन पे चल रहे रशियन अटैक का असर यूँ तो ग्लोबली कई सेक्टर्स पे देखने को मिला है, लेकिन इस क्राइसिस ने एशिया और पूरी दुनिया में सबसे लंबे चलने वाले टेरिटोरियल डिसएग्रीमेंट्स में से एक को जगा दिया है। जापान और रशिया के इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का सेंटर है क्यूरिल आइलैंड, जिसे जापान में नदर्न टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है। क्यूरिल आइलैंड 56 आइलैंड का एक चेन यानी आर्कीपेलागो है, जो अपने सदर्न मोस्ट एंड में जापानीज होकाइडो आइलैंड से लेकर नॉर्थ में रशियन कामचाटका पेनिनसुला तक फैला हुआ है। इस आर्कीपेलागो के सदर्न पार्ट में 4 आइलैंड हैं, आइटुरोप, कुनाशीर, शिकोटन और हाबोमई, और इन्हीं 4 आइलैंड को लेकर आज भी ये डिस्प्यूट जारी है। वैसे तो ये आइलैंड रशियन कंट्रोल में है, लेकिन इन्हें लेकर हिस्टोरिकल विवाद बहुत गहरा रहा है और आज चल रहे इंटरनेशनल क्राइसिस के चलते ये और भी इंटेंस हो सकता है। पिछले महीने अपने 2022 डिप्लोमेटिक ब्लू बुक यानी फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट में जापान ने यह साफ कहा कि रशिया ने इन 4 आइलैंड को इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है। इसके जवाब में रशिया ने जापान के साथ क्यूरिल आइलैंड को लेकर पीस ट्रीटी नेगोशिएशन से खुद को विड्रॉ कर लिया। आखिर एशिया के इन छोटे आइलैंड को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों है? ऐसा क्या है इन आइलैंड में कि दो देश आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिस्प्यूट से बाहर नहीं आ पाए? और क्या ये डिस्प्यूट और भी बड़ा शेप ले सकता है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, आप सबके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट और यूजफुल खबर है, और वो ये कि स्टडी आईक्यू ने आप सबके लिए लॉन्च किया है स्टेट पीसीएस का एक नया यूट्यूब चैनल, जहां पे ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको मिलेंगी स्टेट स्पेसिफिक स्पेशल क्लासेस। और इस मौके को और भी खास बनाने के लिए आपको स्टडी आईक्यू के विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जाम के कोर्सेज पे नए चैनल के लॉन्च होने के उपलक्ष्य में मिल रहे हैं स्पेशल ऑफर्स, जिनको आप हमारी वेबसाइट और ऐप के थ्रू अवेल कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी अगर आप एडिड डिस्काउंट चाहते हैं तो आदर्श 33 कूपन कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अपनी पीसीएस की तैयारी को और पुरजोर करने के लिए स्टडी आईक्यू पीसीएस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रशियन फार ईस्ट और जापानीज मेनलैंड के नॉर्थ एरिया में फैला सी ऑफ ओखोत्स्क को नॉर्थ पैसिफिक ओशन से सेपरेट करता है। वैसे तो इन आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन कुछ 20,000 के आसपास है, लेकिन रशिया के लिए क्यूरिल आइलैंड स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। आपको पता होगा कि रशिया अपने सीवियर विंटर्स के लिए जाना जाता है। इस सर्दी की वजह से रशिया अपने बैरफेल ईस्टर्न पोर्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाता, लेकिन कुनाशीर और आइटुरुप के बीच का स्ट्रेट विंटर में फ्रीज नहीं होता और यहाँ से रशिया साल भर पैसिफिक ओशन को एक्सेस कर सकता है। ये एक्सेस व्लादिवोस्टोक में बेस्ड पैसिफिक फ्लीट, वॉरशिप्स और सबमरीन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस आइलैंड चेन के आसपास रिच फिशिंग ग्राउंड है और ये माना जाता है कि यहाँ ऑयल और गैस के ऑफशोर रिजर्व्स भी हैं। यहाँ एक आइलैंड में रेयर रियम डिपॉजिट्स भी पाए गए हैं। दोस्तों, रीनियम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। मिनरल्स और रेयर मेटल से रिच इन आइलैंड में रशिया के कई मिलिट्री बेसेस हैं और लास्ट दिसंबर इस आर्कीपेलागो के बीचों बीच रशिया ने कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी डिप्लॉय किया है। रशिया ने यह भी कहा है कि वो इन आइलैंड में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्लान कर रहा है और अपने मिलिट्री प्रेजेंस को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जापान की बात करें तो हिस्टोरिक टाइज और हेरिटेज लिंक्स की वजह से क्यूरिल आइलैंड जापान के लिए इमोशनल इशू है। हाल ही में जापान के फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हयाशी ने यह दावा किया कि जापान की सोवरेनिटी नदर्न टेरिटरीज यानी क्यूरिल आइलैंड तक एक्सटेंड करती हैं, क्योंकि ये आइलैंड उनकी एंसेस्ट्रल टेरिटरीज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जापान अपने इस पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। जापान और रशिया के क्लेम्स को समझने के लिए आइए इन आइलैंड की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आइनू नाम के एक इंडिजिनस ग्रुप के इनहैबिटेड इन क्यूरिल आइलैंड्स का पहला रिकॉर्ड 1635 से 1637 के आसपास मिलता है। 1643 में मार्टिन डे व्राइस के लीडरशिप में एक डच एक्सपीडिशन ग्रुप ने इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया था।
इसके बाद 1967 में व्लादिमीर एटलासोव के नेतृत्व में पहला रशियन एक्सपीडिशन क्यूरल आइलैंड पहुंचा। वैसे तो इन आइलैंड पे जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन का नॉमिनल कंट्रोल था, लेकिन 1786 में रशिया की एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट ने क्यूरल आइलैंड पे रशियन सोवरेनिटी को स्टैब्लिश किया। क्यूरल आइलैंड का पहला डिप्लोमेटिक बंटवारा 1855 में रशिया और जापान के बीच साइन किए गए ट्रीटी ऑफ शिमोदा के अंडर हुआ। आईटी रूप से नॉर्थ में बेस आइलैंड में रशिया ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और जापान ने बाकी तीनों आइलैंड के ऊपर अपनी सोवरेनिटी। क्यूरल आइलैंड के अलावा सैखलिन आइलैंड पे कंट्रोल भी डिवाइडेड हो गया। रशिया को नॉर्थ सैखलिन आइलैंड मिला और जापान को साउथ। लेकिन ये डुअल कंट्रोल सिस्टम काफी अनस्टेबल था। रशियन और जापानीज मर्चेंट्स और सेलर्स के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। फिर जाकर 1875 ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग के अंडर ये स्टेलमेट कुछ हद तक रिजॉल्व हुआ। इस नए एग्रीमेंट में ये तय किया गया कि पूरे सैखलिन आइलैंड पे कंट्रोल के बदले रशियन एम्पायर जापान को पूरे क्यूरल आइलैंड चेन पे कंट्रोल दे देगा। लेकिन ये भी एक अनईजी सेटलमेंट था और जैसे जैसे समय बीतता गया टेंशंस भी बढ़ते चले गए। 1905 में रसो जापानीज वॉर के दौरान ये क्राइसिस अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई। इस वॉर में रशिया के हिस्टोरिक हार का परिणाम ये हुआ कि उसे फार ईस्ट के कई टेरिटरीज खोने पड़े। इनमें सदर्न सैखलिन आइलैंड भी शामिल था। लेकिन फिर से वर्ल्ड वॉर सेकंड आते आते सिचुएशन बदलने लगी। 1945 के याल्टा कॉन्फ्रेंस ने क्यूरल आइलैंड पे रशियन सोवरेनिटी को फिर से एस्टैब्लिश किया। हिटलर के खिलाफ जुड़े अलाइड पावर्स ने उस समय के रशियन लीडर स्टालिन के साथ एक बार्गेनिंग की। ये डिसाइड किया गया कि सोवियत फोर्सेस अलाइज के साथ जापान के खिलाफ जंग में शामिल होंगे और उसके बदले उन्हें 1905 में खोई हुई टेरिटरीज वापस मिलेंगी। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक सारे क्यूरल आइलैंड सोवियत रशिया के कंट्रोल में आ गए। लगभग 17,000 जापानी रेसिडेंट्स को ऑक्युपाइंग सोवियत सेना ने इन आइलैंड से एक्सपेल कर दिया। एक दशक बाद यानी कि 1956 में जापान और रशिया के बीच एक पीस डिक्लेरेशन प्रपोज किया गया। तब तक दोनों देशों के तनाव थोड़े कम हो गए थे, लेकिन क्यूरल आइलैंड को लेकर डिसएग्रीमेंट के चलते ये डिक्लेरेशन कभी साइन नहीं हो पाया और इसीलिए ये कहा जाता है कि जापान और रशिया आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फॉर्मली बाहर नहीं आ पाए हैं। 1951 में जब जापान ने अलाइड पावर के साथ सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन की तो उसने क्यूरल आइलैंड पे अपने सारे राइट्स, टाइटल्स और क्लेम्स रिनाउंस किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने इस रीजन में सोवियत सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट इस ट्रीटी ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये आइलैंड किस देश की सोवरेनिटी के अंडर लाई करेंगे। 5 साल बाद सोवियत यूनियन और जापान फिर से एक टेबल पे आए। 1956 के इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में दोनों देशों ने अपने बीच स्टेट ऑफ वॉर को खत्म करने और डिप्लोमेटिक टाइज रिज्यूम करने का फैसला लिया। इस डिक्लेरेशन के आर्टिकल 9 के अंडर यह तय किया गया कि उनके बीच पीस ट्रीटी साइन होने पर सोवियत रशिया शिकोटन और हैबोमई आइलैंड जापान को हैंडओवर कर देगा। लेकिन जापान को ये 2 आइलैंड ट्रांसफर डील मंजूर नहीं थी और 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसके बढ़ते संबंध ने इस क्राइसिस की आग को जलाए रखा। कोल्ड वॉर के दौरान जहां सोवियत रशिया इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, वहीं जापान इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सेटल किए बिना ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए राजी नहीं था। सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव और उनके बाद रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन के टेन्योर में रशिया ने इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को एक्नॉलेज किया और 1990s से जापान और रशिया लगातार एक पीस ट्रीटी साइन करने के मौके ढूंढते रहे। दोस्तों, ईस्ट एशिया में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से जापान रशिया को एक नए रीजनल अलाई के रूप में देखने लगा। जापान के लिए रशिया एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स भी बन चुका था। 2012 से 2020 तक जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ 20 से ज़्यादा मीटिंग्स की है, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट सामने नहीं आया। आबे ने 8 की पॉइंट्स प्रपोज किए जिससे बिजनेस डेवलपमेंट और एनर्जी पे कोऑपरेशन स्ट्रेंथन किया जा सके। दिसंबर 2016 में व्लादिमीर पुतिन 11 ईयर्स के बाद जापान आए और वहां दोनों लीडर्स ने क्यूरल आइलैंड पे जॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉन्च करने का डिसीजन लिया। लेकिन 2020 में चीजें फिर से कॉम्प्लिकेट हो गईं और रशिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हुए अपने टेरिटरीज को हैंडओवर करना इलीगल डिक्लेयर कर दिया। 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन और 2022 में यूक्रेन पे हमला रशिया के बढ़ते टेरिटोरियल एग्रेशन ने क्यूरल आइलैंड के सवाल को और भी डिफिकल्ट बना दिया।
यूक्रेन पर रशियन इन्वेजन के कुछ ही दिनों बाद जापान ने रशिया को अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी एमएफएन ट्रेड स्टेटस से हटाने का फैसला लिया। एमएफएन स्टेटस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक की फीचर है। ये पार्टनर कंट्रीज के बीच नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिस इंश्योर करता है। जापान का ये डिसीजन रशिया के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज के इकोनॉमिक सैंक्शन के सपोर्ट में लिया गया था। 28 फरवरी के दिन जापानीज फॉरेन मिनिस्टर के यूरोप डिक्टेटर ने यह दावा किया कि रशिया ने नदर्न टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर रखा है। इसके रिस्पॉन्स में रशियन गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए बोला कि क्यूरिल आइलैंड को रशिया ने लीगली एक्वायर किया था। लेकिन जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा और फॉरेन मिनिस्टर इस क्लेम को इंटेंसिफाई कर रहे हैं कि क्यूरिल आइलैंड जापान का इंटीग्रल पार्ट है। जापान के एलाई यूनाइटेड स्टेट्स ने टोक्यो का साइड लेते हुए कहा कि वो 1950 से क्यूरिल आइलैंड पे जापानीज कंट्रोल को सपोर्ट करता आया है। पिछले महीने रशियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान क्यूरिल आइलैंड के पास एक यूएस सबमरीन पाया गया था, जिससे माहौल और भी गंभीर हो गया। मार्च में जापान ने ऐलान किया कि वो अपने वेस्टर्न पार्टनर्स का साथ देते हुए की गुड्स जैसे सेमीकंडक्टर्स, मशीन, टूल्स और रॉ मटेरियल्स रशिया को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इस एक्सपोर्ट बैन में लगभग 270 आइटम्स शामिल हैं। अप्रैल में रशियन डिप्लोमेट्स के एक ग्रुप को जापान से एक्सपेल किया गया। इसके अलावा जापानीज कैबिनेट ने 398 रशियन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स को फ्रीज करने का डिसीजन भी लिया। जापान ने वॉर पीड़ित यूक्रेन के लिए कई गुड्स भेजे, जैसे खाने का सामान, दवाई, हैजमेट सूट्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट और कमर्शियल ड्रोन्स। टोक्यो ने कीव को मेडिकल एड के लिए $2.6 मिलियन प्रॉमिस किया है और लगभग $300 मिलियन का लोन दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 और यूरोपियन पार्टनर्स के साथ मिलकर जापान रशिया के खिलाफ अपने ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दोस्तों, बाकी टेरिटोरियल क्लेम्स की तरह रशिया के लिए क्यूरिल आइलैंड सिर्फ स्ट्रैटेजिक ही नहीं बल्कि एक ईगो इशू भी है। इन आइलैंड को खोने का मतलब है रशियन पावर को अंडरमाइन करना, और अगर ऐसा हुआ तो उसे क्राइमिया जैसे एरियाज में प्रेशर फेस करना पड़ेगा। जापानी सैंक्शंस के जवाब में पुतिन ने क्यूरिल आइलैंड पे ऑपरेट करने वाले बिजनेसेस को अगले 20 साल तक कॉर्पोरेट, प्रॉपर्टी और लैंड टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है। इस डिसीजन को जापानी सर्कल में काफी कंडेम किया जा रहा है। जापानीज इंडिविजुअल्स और कंपनीज को रशिया में किसी भी नए इन्वेस्टमेंट करने से प्रोहिबिट किया गया है। कई एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ये टेंशंस बढ़ते रहे तो क्यूरिल आइलैंड पे और इंटेंसिव रशियन रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है। रशिया जापानीज फिशिंग वेसल्स को भी बैन कर सकता है। रशिया द्वारा क्यूरिल आइलैंड पे जापानीज क्लेम्स को रिजेक्ट करने का एक और वजह है, और वो है यूएसए। रशिया का मानना है कि अगर ये आइलैंड जापान के कंट्रोल में चले गए तो इस रीजन में यूएस का प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा और यूएस मिलिट्री बेसिस बनने लग जाएंगे। क्यूरिल आइलैंड्स को लेकर हिस्टोरिकल टेंशंस रिवाइव होते ही रशिया के खिलाफ जापान का पोजीशन टफ होता दिखता है, जो एशिया पैसिफिक रीजन के स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ मिलिट्री पावर को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन दो देशों के बीच अभी तक इसे लेकर वॉर की संभावना कम है। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि रशिया एक न्यूक्लियर पावर है और शायद जापान एक डायरेक्ट अटैक प्रोवोक नहीं करेगा। दूसरा, जापान अपने पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्राइमरीली एक डिफेंस ओरिएंटेड पॉलिसी फॉलो करता है। पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए वॉर को आउटलॉ करता है। लेकिन ये सच है कि कई पॉलिटिकल फोर्सेस यूक्रेन को एक्सक्यूज बना के जापान के लिए रीमिलिटराइजेशन यानी मिलिट्री बिल्डअप और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की मांग कर रहे हैं। टोक्यो ने इस रीजन में रशियन मिलिट्री एक्टिविटीज को मॉनिटर करना इंक्रीज कर दिया है। लेकिन सैंक्शंस की बात करें तो जापान का ट्रैक रिकॉर्ड काफी वीक रहा है। 2014 में रशियन इन्वेजन ऑफ क्राइमिया के खिलाफ उसके सैंक्शंस सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर रशिया के खिलाफ डिक्लेयर किए गए सैंक्शन से रशियन ऑयल और गैस के इंपोर्ट्स को अलग रखा गया है। जहां वेस्टर्न एनर्जी के मेजर प्लेयर्स रशियन फार ईस्ट के कई प्रोजेक्ट्स के पीछे हट चुका है, वहीं टोक्यो ने साफ किया है कि वो रशिया साखाटेन 2 एनर्जी प्रोजेक्ट में अपने मित्सुई मित्सुबिशी मेगा इन्वेस्टमेंट को जारी रखेगा। जापानीज गवर्नमेंट बढ़ते एनर्जी प्राइसेस को ऑफसेट करने के लिए सब्सिडीज रोल आउट कर रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्यूरिल आइलैंड के डिमांड को रिन्यू कर जापान एक फेल्ड कॉज को चेस कर रहा है। वैसे भी रशिया ने जापान के साथ
पीस टॉक्स सस्पेंड कर दिए हैं। अपने हार्डलाइन अप्रोच से जापान रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशन जरूरत से ज्यादा बिगाड़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अपने इकोनॉमिक आइसोलेशन से निकलने के बाद खुद को रीबिल्ड करने के लिए रशिया को कई वेस्टर्न नेशंस के साथ अपने टाई सुधारने पड़ेंगे। उनमें से एक होगा जापान। इसके चलते पीस सेटलमेंट को परस्यू करने का एक और मौका मिल सकता है। ये सिर्फ समय ही बता सकता है कि ईस्टर्न यूरोप में चलने वाले ये वॉर क्यूरल आइलैंड के इशू को अल्टीमेटली रिजॉल्व कर पाती हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्यूरल आइलैंड के डिस्प्यूट को। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की यूपीएससी को लेकर रेलेवेंस है और इस टॉपिक के यूपीएससी मेंस रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रिन्यूड टेंशंस ओवर क्यूरल आइलैंड ऑन एशिया पैसिफिक रीजन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।